अगर आज हुए चुनाव तो वोट शेयर किसकी तरफ कितना जाएगा गठबंधन के हिसाब से जब आप देखते हैं तो अनुमानित वोट शेयर में 45% पर एनडीए है और इंडिया गठबंधन 39 पर, अन्य 16 पर। तो ये नंबर अपने आप में बताता है कि फिलहाल एक बार फिर अगर आज हो चुनाव तो एनडीए वोट परसेंटेज में काफी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी लगातार जीतते जा रहे हैं। उनका घोड़ा दौड़ ही रहा है। ट्रेंड बहुत साफ है कि जनवरी की तुलना में अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, इसका मतलब यह कि नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाएं, मुझे इस पर फिलहाल यकीन नहीं है। क्या अमित शाह नरेंद्र मोदी की लॉबी योगी को हराना चाहती है, कमजोर करना चाहती है? ये क्या महज एक इत्तेफाक है कि जब हम और आप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, पिछले हफ्ते ही फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उसने ये लिखा है कि योगी आदित्यनाथ विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ नरेंद्र मोदी। जब सक्सेसर की लड़ाई शुरू होती है तब सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी इसलिए देश के प्रधानमंत्री बन पाए, बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हुए, क्योंकि लगातार 3 बार गुजरात का चुनाव उन्होंने जीता था। अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या अमित शाह उनको रोक पाएंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस उनको रोक पाएंगे? क्या खुद नरेंद्र मोदी उनको रोक पाएंगे? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुझे तो लग रहा था मुझे कहने का मौका मिलेगा राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी, लेकिन जंतर मंतर पे ये कुछ बच्चों ने जाके सारा खेल खराब कर दिया। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मुगलों के दरबार में वो लोग हुआ करते थे जो कसीदे पढ़ा करते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे जिनका काम ही सिर्फ यही था कि उनके दरबार में बैठकर सिर्फ उनके कसीदे पढ़ना, उन पर नज़में लिखना, गज़लें लिखना। उस दौर में वो दरबारी कहलाया करते थे। इस दौर में वो एंकर्स और एडिटर्स होते हैं जो हमारे गोदी मीडिया के न्यूज़ रूम्स में और उनके स्टूडियो में बैठे रहते हैं। जी हाँ, इस वक्त सर्वे आ गया है, एक ऐसा सर्वे जिसको अगर सच माना जाता तो वाकई एक हैरान और परेशान दोनों होने वाली बात थी कि नरेंद्र मोदी को बताया गया है। सबसे बड़ा जो न्यूज़ नेटवर्क्स में से एक है आज तक ने, इंडिया टुडे ने सर्वे जारी किया है जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी अब भी न सिर्फ के सबसे लोकप्रिय नेता हैं इस देश के, बल्कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी लगभग आधे पे बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि दोनों के बीच यानी कि जनवरी 2026 से लेकर और अब अगस्त ख़त्म हो रहा है 2026 तक उनकी लोकप्रियता में कोई फ़र्क नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सोचिए, अगर ये दरबारी भी ये कह रहे हैं, जो असली कहानी उत्तर प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश की कहानी ये बता रही है कि जो एनडीए है उस पर बढ़त हासिल हो रही है इंडिया को। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई आंकड़ा है इस पूरे सर्वे का तो वो उत्तर प्रदेश से निकलकर आ रहा है। राम मंदिर में जो चंदा हुआ, चंदे का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, गबन हुआ, उसके बाद और साथ साथ जंतर मंतर पर जो जेनजी और इसके अलावा अब जब उत्तर प्रदेश के गांव देहात और स्कूल गली मोहल्लों में ये पूरा आंदोलन जेन अल्फा के ज़रिए जो फैल चुका है, इस सब के बावजूद बेईमानी देखिए आप, इसे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहा जाता है। हर तरह की बेईमानी है ये भारत के जो ऑडियंस है, जो मतदाता है, जो इन चैनलों को देखता है, उनके साथ बहुत ही निम्न स्तर की बेईमानी है कि उसके बावजूद भी ये बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी लगातार जीतते जा रहे हैं। उनका घोड़ा दौड़ ही रहा है। हमारे साथ इस वक्त आशुतोष जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। पैनी नज़र आपकी रहती है जो राजनीतिक जो तमाम तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं। ये तो पहली बात तो बहुत सारे आंकड़े हैं इसमें दिखाया गया है कि भाई अपने तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी एंट्री हो गई है, उन्हें 9-10% लोग पूरे देश में पसंद करने लगे हैं जोसेफ विजय को, और इसके अलावा दीपके जो हैं अभिजीत, उनकी एंट्री हो गई है। राहुल गांधी बेचारे 27% पे ही बने हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी 50 से ऊपर हैं। आपकी जो पारखी नजर है उसने क्या देखा इस सर्वे में? देखिए आरपा जी, मैं सिद्धांत के तौर पर मैं किसी भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता हूं, क्योंकि मैंने खुद चूंकि कमीशन किया है और काफी समय तक मैंने कमीशन किया, इसलिए मैं इन प्रिंसिपल में इस बात को दोहरा देता हूं। लेकिन जब मैं इस डेटा को बहुत ध्यान से देखता हूं तो मुझे कुछ चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ी। जैसे कि एक एनोमली दिखाई पड़ती कि आप कह रहे हैं कि एनडीए की सीट 326 हो जाएगी, लेकिन बीजेपी की सीटें जो हैं वो घट के 261 हो जाएंगी। तो जब आप जनवरी से अगस्त के बीच का जब आप ट्रेंड देखते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी को, अकेले भारतीय जनता पार्टी को 287 से सीटें घट के 261 पर आ जाती हैं, यानी 26 सीटों का साफ तौर पर नुकसान होता है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती। अब यहीं पे अगर आप दूसरी चीजों को देखें कि इंडिया गठबंधन को 39.1% वोट मिलता है, कांग्रेस की सीटें बढ़ के 106 हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो बीजेपी गठबंधन को 10 सीटों का नुकसान होता है। जनवरी के महीने में उनको 48 सीटें मिलती हैं और अब के चुनाव में उनको 38 सीटें मिलती हैं। जो कांग्रेस गठबंधन था या समाजवादी गठबंधन था, उसको जनवरी के महीने में 31 सीटें मिलती, अब वो बढ़ के 41 सीटें हो जाती हैं। अगर इन सारे डेटा को एक साथ आप कोलेट करें और फिर आप एनालिसिस करें, इसका मतलब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड बहुत साफ है कि जनवरी की तुलना में अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, इसका मतलब यह कि नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी काफी नुकसान हुआ है। जो ये डेटा जिस तरीके से रिफ्लेक्ट करना चाहिए था उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता हुआ दिखाई पड़ता है, कम से कम मुझे साफ बात नजर आती है। क्योंकि ये सर्वे जुलाई 1 और अगस्त 25 के बीच में इन्होंने किया है। अब फिर मैं इस बात को भी दोहराने की कोशिश करता हूं कि क्या 2024 की तुलना में जब भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली थी, क्या स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं? मुझे साफ तौर पर लगता है कि बिल्कुल स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं, बल्कि स्थितियां जो है वो कमतर हुई हैं, खराब हुई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाएं, मुझे इस पर फिलहाल यकीन नहीं है। लेकिन अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक का अगर हिसाब देखें तो 3 ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान हो सकता है। लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं और लोगों के अंदर एक डिसइल्यूजनमेंट दिखाई पड़ता है। ये जो डिसइल्यूजनमेंट है, ये बीजेपी के अपने वोट बेस में मुझे वो डिसइल्यूजनमेंट साफ तौर दिखाई पड़ता है, जिसकी तस्दीक खुद यशवंत देशमुख करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिन्होंने ये जो सर्वे है उसके वो डायरेक्टर और एडिटर है। जैसे यूजीसी की गाइडलाइन, जब मैं कहता हूं कि अपना वोट बैंक यानी भारतीय जनता पार्टी का वो वोट बैंक जो अपर कास्ट वोट बैंक है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 से 85 बल्कि 88% तक वोट, जो ब्राह्मण वोटर है वो 88% तक वोट करता है, क्षत्रिय राजपूत तकरीबन 84 से 85% वोट करता है, बनिया 82% वोट करता है, यानी कमोवेश 85 से 86% वोट होता है, वो इन ब्लॉक वोट जाके बीजेपी को करता है। यूजीसी गाइडलाइन की वजह से उसमें साफ तौर पर नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और बांकीपुर उसका एक उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं। उसके बाद जो राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी है, कि जो आप 500 साल की लड़ाई की बात कर रहे थे और राम मंदिर को आप 2 साल तक आप सुरक्षित नहीं रख पाए, उनको सुरक्षा नहीं दे पाए, उनके दान पात्र में चोरी साफ दिखाई पड़ रही है। इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को तो नहीं होगा, इसका नुकसान तो जो बीजेपी है उसको नुकसान होगा, समाज और जो आरएसएस उसको नुकसान होगा। तीसरा जनजी आंदोलन, यानी यूजीसी की गाइडलाइंस, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और उसके बाद जनजी, इसके बावजूद भी अगर कोई सर्वे ये कहता है कि एनडीए को 326 सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 224 की तुलना में बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इस डेटा को देखना चाहिए। एक चीज और मैं आपको और डेटा बता दूं, जो डेटा की एनोमली है। जब भ्रष्टाचार के प्रश्न सवाल पूछा गया तो 2000 जनवरी की तुलना में जो 1.4% था, आज वो बढ़ के 9.8% हो गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा जनवरी 2026 में इसी एमओटीएन में यानी मूड ऑफ द नेशन में 8.5 था, वो बढ़ के 13.9% हो गया। 43% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के रहते भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई। यानी डेटा एक अलग कहानी कह रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट जो है वो हमारे सीटों में नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये मान रहे हैं कि लोकप्रियता में कमी आती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। यानी अकेले बीजेपी की सीटों में 26 सीटों का नुकसान है, जो 287 था आज वो घट के 261 हो गया। मैं ये मानता हूं कि इसमें सीटों पर मत जाइए, सिर्फ जो स्लाइड दिखाई पड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और एक बार जब स्लाइड शुरू हो जाता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत बेहतरीन आपने बात कही है कि ढलान अगर एक बार शुरू हो जाए तो उसको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब कुछ एक तरह के जज्बात, जो सेंटिमेंट्स हैं, उस पर निर्भर करता है। और आशुतोष जी, मैं तो समझती थी कि ये हमारे जो गोदी एंकर्स और पत्रकार हैं, इनको सिर्फ राजनीतिक विज्ञान नहीं आता, इनको विज्ञान भी नहीं आता, इनको सामाजिक विज्ञान भी नहीं आता, लेकिन इनको तो गणित भी नहीं आता। मतलब एक तरफ आप देखिए क्या बता रहे हैं कि मुद्दों के मामले में मुद्दे आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि उससे कोई पॉलिटिकल सेंसिटिविटी पैदा नहीं होती, लेकिन नरेंद्र मोदी का घोड़ा लगातार
लगातार दौड़ रहा है, सबके बावजूद उनकी सेहत पर, उनकी पॉपुलैरिटी पर, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। एक कंस्पिरेसी थ्योरी, मैं कंस्पिरेसी थ्योरी इसलिए कह रही हूँ कि जब तक इस बात का एविडेंस ना नज़र आए, वो ये भी है कि उत्तर प्रदेश को खासकर पुअर लाइट में दिखाना कि वहाँ पर ख़राब नतीजे आ सकते हैं, उसके दो इशारे हो रहे हैं। एक तो बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लॉबी है वो योगी आदित्यनाथ को दिखाना चाहती है कि वो खराब परफॉर्मर हैं, चुनाव से ठीक पहले उन्हें कमजोर करना चाहती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नंबर 2 कि इनको आती हुई जो आंधी है, या मैं कहूं जो सैलाब है, जो गांव देहात में उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा, मैं अभी एक पत्रकार को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमें तो ये अंदाजा ही नहीं हो पा रहा है कि किस स्तर की ये आंधी है जो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, अस्पतालों में, सड़कों पर आ चुकी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इतना ब्रूटल है कि ना किसी को कवर करने दे रहा है, पत्रकारिता आज़ाद नहीं है, लेकिन वो खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि एक तरह का इंकलाब, जो बहुत खामोश इंकलाब नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी की लॉबी योगी को हराना चाहती है, कमजोर करना चाहती है? उस सवाल का, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं जो डेटा है, मैं उस डेटा को एक बार एनालाइज कर देता हूं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एनडीए को आज की तारीख में 38 सीटें मिल रही हैं, यानी 42% वोट। जो उनका वोट शेयर है उसमें 5% का डिक्लाइन दिखाई पड़ रहा है जनवरी की तुलना में। मैं जनवरी की तुलना में बात करूं, जो सेम सर्वे, सेम ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया गठबंधन को 41 सीटें मिल रही हैं, जबकि जनवरी के महीने में उनको 31 सीटें मिल रही थी और वोट परसेंटेज 40% था। जो इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर है उसमें 2 परसेंटेज पॉइंट का ड्रॉप दिखाई पड़ रहा। मैं उसको बहुत ज्यादा इसलिए नहीं मानता क्योंकि जो डेटा होता है उसमें प्लस माइनस 2 से 3% होता है, यानी आप 40 माने या 42 माने, लगभग 1 सीट या 38 भी हो सकता है वो उस संदर्भ में। ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य था जहां पे भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 2024 में 80 की 80 सीट जीतने की उम्मीद थी। वहां पे वो 37 पे आके सिमट जाती है और अप्रत्याशित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 43 सीट लेके आके रुक जाती है। यानी 2024 की तुलना में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के दौरान स्थितियों में कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा। पहली चीज तो ये अंडरलाइन करने की जरूरत है और ये सर्वे में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आइए अब तुलना करते हैं कि 2000 जनवरी की तुलना में अगस्त में कितना बदला हुआ। मैं आपको पहले बता चुका हूं, यूजीसी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 20% अपर कास्ट है, 20%। तकरीबन 18 से 19% मुस्लिम है, तो 20% अपर कास्ट है। अगर उनके बीच में कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट दिखाई पड़ रहा है, जो यूजीसी गाइडलाइंस की वजह से साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जो राम मंदिर चढ़ावा की वजह से साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, जो जेनजी आंदोलन के बाद जेन अल्फा के आंदोलन में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर निकल रहे हैं और स्कूलों को लेके वो दिक्कतें पैदा करें। हमीरपुर हो, फतेहपुर हो, कन्नौज हो, तमाम इलाके हैं, सब जगह आप लखनऊ के अंदर आप देखिए कि लखनऊ के अंदर बच्चों ने 2 घंटे तक सड़क जाम कर दिया और वहां के मंत्री महोदय को आकर उनको बच्चों को समझाना पड़ रहा है। और हालत ये हो गई कि अब कोई बच्चा जाके अगर वहां पे कोई चैनल वाला अगर स्कूल के बारे में अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उसको गिरफ्तार भी कर दिया जाता। ये स्थिति हो गई, यानी सरकार पैनिक में है। तो वैसे में ये आंकड़ा जो है वो एनडीए गठबंधन का वो 38 पर आकर रुकेगा या 28 पे आकर रुकेगा, आज की कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा कि एक बार जब स्लाइड शुरू होता है तो फिर रुकता नहीं, फिर नीचे जाता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश आज की तारीख में बहुत क्रूशियल है। अब जो दूसरा आपका सवाल है कॉन्स्पिरेसी थियरी को लेकर, मैं भी कॉन्स्पिरेसी थियरी को नहीं मानता, लेकिन ये क्या महज एक इत्तेफाक है कि जब हम और आप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, पिछले हफ्ते ही फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और फाइनेंशियल टाइम लंदन का एक बड़ा अखबार है जो दुनिया में उसकी साख है। उसने ये लिखा है कि योगी आदित्यनाथ विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये उस स्टोरी का लब्बो लुबाब है, हालांकि उसमें अंदर जाके अमित शाह के बारे में भी कहा गया ही इज अ पोटेंशियल सक्सेसर। यानी अब अगर हम ये मान भी ले कि ईमानदारी से उन्होंने स्टोरी की है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बेईमानी से स्टोरी की है, यानी एक ऐसे शख्स को जिनको नरेंद्र मोदी के सक्सेसर के तौर पर देखा जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको देखा जा रहा है, और जो आज की तारीख में हिंदुत्व के नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़े आइकॉन माने जा रहे हैं, वो उनकी अपनी मौजूदगी के बावजूद भी इस सर्वे में सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं, वोट परसेंटेज घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वहां पे एक के बाद एक, चाहे जेनजी का आंदोलन हो या फिर जेन अल्फा हो या जेन बीटा हो, वो सड़कों पर आकर अपनी डिमांड कर रहे हैं और सरकार को समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे हैंडल करें। तो ये मौजूदा स्थिति। दूसरी जो स्थिति है कि जब सक्सेसर की लड़ाई शुरू होती है, तब सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी इसलिए देश के प्रधानमंत्री बन पाए बीजेपी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हुए, क्योंकि लगातार 3 बार गुजरात का चुनाव उन्होंने जीता था।
अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या अमित शाह उनको रोक पाएंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस उनको रोक पाएंगे? क्या खुद नरेंद्र मोदी उनको रोक पाएंगे? मैं ये कहता हूं, नरेंद्र मोदी भी क्या रोक पाएंगे? क्या संघ परिवार उनको रोक पाएगा? क्योंकि सारी लड़ाई चुनाव में इस बात को लेकर होती कौन उनको चुनाव जिता सकता है। अगर वो तीसरी बार अगर वो बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब ये है कि वो हिंदुत्व के आइकॉन है, वो लोगों को, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं और वो उम्र में बाकी के अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में थोड़े कम है और उनके अंदर वो एग्रेशन है जो हिंदुत्व को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर आप ये भी देखिए कि पिछले महीने, बल्कि जुलाई के महीने, मुझे अच्छी तरीके से याद है, कुछ जगहों पे ये खबर छपी कि अमित शाह वो उनकी ताजपोशी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर होगी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर होगी। तो वो क्यों वो खबर छपी? वो अकारण और उस खबर का खंडन भी नहीं हुआ। जो योगी आदित्यनाथ, उनकी खबर का भी कोई खंडन नहीं हुआ। बल्कि दिलचस्प बात ये थी कि फाइनेंशियल टाइम्स के संवाददाता दिल्ली आते हैं, लखनऊ आते हैं, योगी आदित्यनाथ से बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ उस स्टोरी में कंट्रीब्यूट करते हैं और आज तक उसका खंडन नहीं हुआ। तो एक तरफ अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की जुगाड़ में है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनका प्रोजेक्शन किया जा रहा है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। अमित शाह इस बात को जानते हैं कि वो हिंदुत्व के आइकॉन कभी बन नहीं सकते, उनका वो मास बेस है नहीं। तो ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ को रोकना है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी अगर होगी, तीसरी बार अगर जीतेंगे तो उनका रास्ता बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और ये तो अगर इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को अगर हम क्रेडेंस भी दें तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि अमित शाह के हित में नहीं है कि योगी आदित्यनाथ 2027 का विधानसभा का चुनाव जीत के तिबारा मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल बिल्कुल सही। और दो टूक आपने बात कही और आपकी बात से बिल्कुल असहमत नहीं हुआ जा सकता। आप उन्हें पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन जो फिलहाल तथ्य दिख रहे हैं जमीन पर, मैं तो कहती हूँ इनके लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसा माहौल है। आप देखिए, अगर ये हार जाते हैं उत्तर प्रदेश तो 2029 के लिए, जिसको हम तथाकथित रूप से पॉलिटिकल सेंटिमेंट कहते हैं, वो भी बदल जाएगा। और इतना बड़ा राज्य अगर इनके हाथ से निकल गया तो 2029 में तो नाव पार होनी और भी मुश्किल हो जाएगी। आशुतोष जी, एक फारसी का शब्द होता है चे में गुइयां, यानी कि हियर से जिस तरह की खबरें आ रही थीं अभी भी, यानी 3 महीने पहले तक भी, जाहिर है इस सरकार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि पत्रकारों को या किसी को भी पता नहीं लगता। ये जो हमारे गोदी एंकर्स हैं कहते हैं कि सत्ता के बहुत नजदीक हैं, आपको यकीन जानिए कि 12 घंटे पहले भी इनको पता नहीं होता कि कौन सा बड़ा फैसला ये सरकार अनाउंस करने जा रही है। तो किसी को नहीं पता है कि सत्ता के कॉरिडोर में क्या चल रहा है। लेकिन खबर जो निकल के आई अनकन्फर्म्ड, वो ये था कि इन लोगों का प्लान ये था कि इस साल के आखिर तक ये चुनाव का ऐलान कर देंगे और राष्ट्रपति एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बनाएंगे जिसमें नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे और अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो अमित शाह एक कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यानी कि रशिया मॉडल पर नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो ये भी प्लान था जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्हें किनारा करने का, ताकि उन्हें कभी चांस ही ना मिले। नहीं, देखिए, बिल्कुल हियर से आपने कहा, बिल्कुल पूरी तरीके से अनकन्फर्म्ड है। मेरा साफ तौर पर यह मानना है कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छप रही है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के सक्सेसर हो सकते हैं, अखबारों के अंदर द प्रिंट में, द वीक जैसे पब्लिकेशंस में ये खबर छप रही कि अमित शाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, चर्चा ये भी हो रही कि नहीं देवेंद्र फडणवीस इसमें डार्क हॉर्स के तौर पर इमर्ज कर सकते हैं क्योंकि उनको हिंदुस्तान के जो कॉर्पोरेट हाउसेस उनका बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। मुंबई से आते हैं, नागपुर से आते हैं, आरएसएस के वो बहुत करीबी माने जाते हैं और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की तुलना में ज्यादा सुआब हैं, ज्यादा ग्लोबल लेवल पे बेहतर पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अंग्रेजी बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। जब ये खबरें आनी शुरू हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है। इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। अब वो खिचड़ी किस तरीके से पक रही है, खिचड़ी किस स्तर में पक रही है, हमें आपको नहीं पता चलेगा। मैं क्या करता हूं, मैं ऐसी चीजों का पल्स को पकड़ने के लिए मैं कभी भी जो बहुत इंडिपेंडेंट पत्रकार है मैं उनके टाइमलाइन पे नहीं जाता हूं। मैं जाता हूं जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पत्रकार हैं। तो वहां क्या इस वक्त चर्चा चल रही है, वहां इस वक्त जो अगर आप ट्विटर पे देखें या फेसबुक पे देखें, वहां इस वक्त एक तरीके का मौजूदा रिजीम को लेकर एक तरीके का, अगर आप देखेंगे, डिस्पोंडेंसी मुझे दिखाई पड़ती है उसमें। वो वहां पे थोड़ी सी नाराजगी के स्वर साफ तौर पे दिखाई पड़ते हैं और वहां पे बहुत सटल तरीके से अमित शाह को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग अमित शाह को प्रोजेक्ट करने की कोशिश को लेकर नाराजगी दिखाते हैं
वो योगी को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ, और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा सबूत इस बात को लेकर ये है कि पिछले 2 महीने से मैं कंसिस्टेंटली इन टाइमलाइंस को फॉलो कर रहा हूं। वहां 2 महीने से दावा किया जा रहा है कि कैबिनेट रिशफल होने वाला है, कैबिनेट रिशफल होने वाला है, कैबिनेट रिशफल होने वाला है, और 2 महीने से कैबिनेट रिशफल नहीं हो पा रही। तो एक वो प्रधानमंत्री जो डिसाइसिव है, एक वो प्रधानमंत्री जो गुजरात की पूरी टीम बदल देते हैं, फर्स्ट टाइमर को मुख्यमंत्री बना देते हैं, उत्तराखंड में फर्स्ट टाइमर को बना देते हैं, और राजस्थान के अंदर किसी को बना देते हैं, उड़ीसा में बना देते हैं, छत्तीसगढ़ बना देते हैं। वो आदमी अपनी कैबिनेट को रिशफल नहीं कर पा रहा है। क्यों? आपके सवाल का जवाब दरअसल यहां पे छुपा हुआ है। इसका मतलब यह है कि खुद नरेंद्र मोदी जी को यह समझ में नहीं आ रहा कि यहां से आगे का रास्ता क्या हो, कैसे जाएं, क्योंकि उनकी काबिलियत तो ये थी कि वो नैरेटिव कंट्रोल करते थे, वो नैरेटिव बनाते थे, वो नैरेटिव चलता था। आज की तारीख में वो नैरेटिव ना बना पा रहे हैं, ना उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपको अगर मनुस्मृति के पर अगर राहुल गांधी पर हमला करना पड़ रहा, वंदे मातरम का 2 स्टैंजा गाना है, 6 स्टैंजा गाना है, उसको अगर आप उसको वाकई में बनाना चाहते हैं, उसका मतलब यह है कि आप वर्तमान सच्चाइयों से काफी दूर जा चुके हैं। आपको अगर गिरिराज सिंह जैसे लोगों को यह संदेश देना पड़ता कि भाई अब आप जो है इंस्टाग्राम पे जाइए और वहां पे खड़े होकर बैठ के या सिर के बल आके आप जाके रील बनाइए, तो फिर समझिए स्थिति कितनी गंभीर है। और यह बाकायदा कैबिनेट में पास हुआ है कि हमको वन डे वन यूनिवर्सिटी, यानी देश के कैबिनेट मिनिस्टर सरकार का काम छोड़ के, गवर्नेंस का काम छोड़ करके, अपने मंत्रालय का काम छोड़ करके वो रोज यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे। करीब 1400 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, वहां जाके वो छात्रों से दिन भर इंटरेक्ट करेंगे। अभी अपने आप में कितनी खतरनाक बात है। जब आप छात्रों से इंटरेक्ट करेंगे तो 1 वे तो होगा नहीं, वो तो 2 वे होगा, और वहां कठिन सवाल पूछे जाएंगे, और वो जब कठिन सवाल पूछे जाएंगे तो वायरल होंगे। तो उससे सरकार को नुकसान होगा या सरकार को फायदा होगा? तो जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोगों का जो अनुभव है वो इतना जरूर कहता है कि जब कहीं मरमरिंग शुरू होती है, जब अफवाहें शुरू होती है, जब अटकलें शुरू होती हैं, जब छोटे बड़े दावे शुरू होते हैं, इसका मतलब कहीं कुछ ना कुछ स्थिति बहुत फ्लूइड हो चुकी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है वो दरअसल इस बात को तय करेगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी ताकतवर है, और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होने वाला है उसमें किसकी मौजूदगी होती है, किसकी मौजूदगी नहीं होती, ये भी तय करेगा। अगर उसमें योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि चेकमेट अमित शाह का खेल शुरू हो गया है। यानी वो ताकतें हैं जो अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती हैं, और अगर उसमें सिर्फ अमित शाह और उनके लोग आते हैं तो भी ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कहीं ना कहीं सक्सेसफुली उन्होंने देवेंद्र फडणवीस या योगी आदित्यनाथ या अगले सक्सेसर का जो दावा है उसको चेकमेट कर दिया गया। तो अभी स्थिति काफी फ्लूइड है, और इसमें क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सक्सेशन की लड़ाई शुरू हो चुकी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आरएसएस एक नए चेहरे की तरफ देख रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और अब चेहरा कौन होगा, किस तरीके का होगा, वो 2027 जनवरी तक तय होगा या 28 तक तय होगा, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि आरएसएस धीमे धीमे खेलती है, वो बहुत जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करती। मुश्किल से 6 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में और सारी तस्वीर साफ हो रही है। मुझे दुख हो रहा है आशुतोष जी, मुझे तो लग रहा था मुझे कहने का मौका मिलेगा राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी, लेकिन जंतर मंतर पे ये कुछ बच्चों ने जाके सारा खेल खराब कर दिया। अब पता नहीं हमें कब देखने को, कब मुझे बोलने को मिलेगा राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा, और पूरे, मैं तो सोचती हूँ पूरे जीवन काल के लिए, यानी प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, कितना अच्छा लगा सुनने में, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। तो इस तरह का मैं सोच रही थी कि कोई इस तरह का डेजिग्नेशन हम देंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि जब 2002-2003 की बात हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी थे। उस वक्त भी इसी तरीके का काम आरएसएस की तरफ से शुरू किया था। तब सुदर्शन जी वहां के आरएसएस के प्रमुख थे। अखबारों में खबरें प्लांट होनी शुरू हुई थी, अफवाहें होने लगी थी, अटकलें चलने लगी थी कि भाई अब अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, क्योंकि उनके घुटने ठीक नहीं है, वो थोड़ा भूलने लगे हैं, उनको बातें उतनी इस तरह समझ में नहीं आती, और लाल कृष्ण आडवाणी शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। ये खबरें बहुत तेजी के साथ फैली, और फिर क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने, वेंकैया नायडू पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बयान दिया, न टायर द रिटायर, लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में विजय प्रस्थान। इसका मतलब, और उसके बाद सारी अफवाहें बंद हो गई। तो जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ है वो इतना तो कम से कम समझदार है कि राष्ट्रपति बनने में और प्रधानमंत्री बनने में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही एक बार सत्ता फिसलती है तो फिर आदमी जो है वो बहती हुई धारा के साथ जाता है।
जो अतीत हो चुका उसके साथ नहीं जाता है। इसलिए सक्सेशन का जो ये प्लान है ये तब तय होगा जब नरेंद्र मोदी या संघ परिवार में ये तय हो जाएगा कि अब हमें नरेंद्र मोदी के बाद की के नेतृत्व पे सोचना है और नरेंद्र मोदी को उसमें सहमति होनी जरूरी है। वो कुर्सी क्यों छोड़ना चाहेंगे अमित शाह के लिए? वो क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। तो इस लेकिन एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं अब एक दूसरे को टकराने लगी। सबको लगने लगा है कि चूंकि मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आ रही है, शायद वो चुनाव न जिता पाए 2029 का, तो बहुत सारे दावे इसमें खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, और आशुतोष जी, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो व्यक्ति जिसकी तानाशाही प्रवृत्ति होती है, जिसके मिजाज का हिस्सा होता है तानाशाही, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जनता के साथ तानाशाही करता है, अपनी पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर, अपने दफ्तर के भीतर, अपने परिवार में उसकी तो प्रवृत्ति ही यही है, उसका मिजाज ही यही है। और एक उर्दू में शब्द होता है खसलत, यानी कि उसका डीएनए ही यही है। तो नरेंद्र मोदी से भी बहुत सारे लोग उनकी पार्टी, उनके दफ्तर, उनके संगठन में उनकी इस तरह की प्रवृत्ति से, तानाशाही से परेशान रहते हैं। नरेंद्र मोदी को सिर्फ इसलिए एक ये पास मिला हुआ है क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा है जो लगातार चुनाव जितवाते हैं, और जाहिर है सत्ता की जो पाए है वो बड़ी होती है और सबको हिस्सा मिल रहा है, सबको शहद मिल रहा है, तो सब खामोश रहते हैं और इस शहद से सबके लब सिले रहते हैं। लेकिन अब जो लब नहीं सिल रहे हैं वो ये देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जो ब्राह्मण वहां पर विधायक हैं उनकी चुपचाप मीटिंगें हो रही हैं। आदित्यनाथ जो हैं वो ठाकुरवाद कर रहे हैं, न सिर्फ के प्रशासन में बल्कि उनके यहाँ तो जो उनका मंत्रालय है, यानी मुख्यमंत्री आवास है और मुख्यमंत्री दफ्तर है, वहाँ पर इस कास्ट के अलावा बाकी लोगों की इजाज़त भी नहीं है। तो आम जनता में भी एक तरह की नाराज़गी है। उसमें राम मंदिर का ये मुद्दा जो आ गया, उससे ब्राह्मण अलग तरीके से नाराज़ हैं। तो ये बताइए कि ये जो कास्ट वॉर है, जिसके लिए हमेशा कहा जाता है भाई हिंदुओं को बांटो मत, यहाँ तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में आपके खुद के नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक ये अपर कास्ट की नाराजगी का प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा सा आई टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि अपर कास्ट अगर नाराज होगा बीजेपी से जाएगा कहां? क्या समाजवादी पार्टी को जाके वोट करेगा? क्योंकि जो अपर कास्ट को जो पिछले 12 सालों में जो फायदा हुआ है वो इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति के साथ उनका अलाइनमेंट है पूरी तरीके से। समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है या आज की तारीख में जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, उसका अलाइनमेंट अपर कास्ट के साथ नहीं है। तो वो उसमें डिसिल्यूजनमेंट हो सकता है, उसमें नाराजगी हो सकती है, वो मौजूदा बीजेपी के नेतृत्व को उससे गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन क्या एन ब्लॉक वो उनको छोड़कर कहीं और जाएंगे? मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह है। कांग्रेस में नहीं जा सकते? कांग्रेस तो ओरिजिनल ब्राह्मण पार्टी मानी जाती है। अगर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई पड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अगर ऐसा माहौल बन जाए कि बीजेपी की कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत रहा है, तब वो शिफ्ट दिखाई पड़ सकती है। जैसे कि आपने देखा 2007 में मायावती जीतती हुई दिखाई पड़ी, इसलिए अपर कास्ट का एक बड़ा तबका उनके साथ आके जुड़ा। लेकिन जो पॉलिटिक्स है और जो कास्ट डायनामिक्स है हिंदुस्तान का, उसमें समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और ब्राह्मण और अपर कास्ट का वोट बैंक, वो एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए, एक दूसरे के समानांतर खड़े हुए हैं। उनकी दिशाएं एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ती हैं। लेकिन फिर भी मैं कैविएट के साथ कहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन या इंडिया गठबंधन अगर जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो अपर कास्ट का एक बड़ा तबका कांग्रेस की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो फिर भी समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। ये मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है। अब जो जैसे अगर 2024 की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? 24 की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो नॉन जाटो वोट था, जिसकी वजह से बीएसपी लगातार 18 से 19% वोट लेके आती थी, वो पूरी तरीके से घटके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी वजह से मायावती का वोट परसेंटेज 18-19% से घटके वो आके 9% पे आके टिक गया। अब जो पोलराइजेशन दिखाई पड़ रहा है उसमें मायावती का वोट परसेंटेज 9 से घटके 5% भी हो सकता है। अगर हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं, यानी जाटों का भी एक बड़ा तबका जो है वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ जा सकता है। दूसरा, जो कुर्मी, क्वेरी और अदर बैकवर्ड कास्ट थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सक्सेसफुली अपना एनरोड्स किया था, जिसमें उनको 60 से 70% तक वोट मिले थे उसके पहले के चुनाव में, 22 में भी मिला था और 19 में भी मिला था, उसमें कमी हुई और वो करीब 50-55% के आसपास हुई। यानी जो ओबीसी है उसमें भी कमी दिखाई पड़ी, जो दलित है उसमें भी कमी दिखाई पड़ी, जो नॉन जाटो वोटर उसमें भी कमी दिखाई पड़ी। उनका अपर कास्ट वोट पूरी तरीके से इंटैक्ट रहा, मुसलमान उनको वोट देता नहीं है, ओबीसी का जो तबका जो उनके पास जाता था उस पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ा। इसकी वजह से उनकी सीटें 37 पर आकर टिकी थी। क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात की दूसरी बात,
मायावती अगर 9% से घट के अगर 4% पे आती है, 5% पे आती है, तो वो 4% किधर जाएगा? मुझे नहीं लगता कोई बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई। अगर मनुस्मृति की डिबेट बढ़ी तो मनुस्मृति तो सीधे ही एंटी दलित है। बाबा साहब अंबेडकर ने तो उनकी प्रतियां जलाई थी। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जब इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट होगी और मनुस्मृति पर डिबेट होगी, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, उससे फायदा बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मैसेज ये जाएगा कि दरअसल मनुस्मृति को लाने वाले लोगों की वजह से ही दलितों की स्थिति हजारों साल से खराब रही और उनको इंसानों से बदतर समझा गया। तो इसलिए यूपी बहुत फ्लूइड है और यूपी का इलेक्शन देखना बहुत दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी हंसी की बात तो यही है, मुझे लगता है ये लोग क्या खुद अपने मतदाताओं को देखते नहीं हैं या आइडियोलॉजिकली इतने अंधे हो चुके हैं, अपने सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के नेता को, मुख्यमंत्री को उतार के और मनुस्मृति को डिफेंड करते हैं, अपने इतने बड़े वोट बैंक को नाराज कर देते हैं एक पल में। जहां विपक्ष का इतना बड़ा नेता खड़े होकर मनुस्मृति को खत्म करने की बात कर रहा है, वहां मुख्यमंत्री को फील्ड किया जाता है ताकि ब्राह्मणों को खुश रखा जा सके, जो ब्राह्मण पहले से ही नाराज हो रहे हैं। तो ये अजीब एक तरह से पूरी कश्मकश का आलम इनके लिए हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपके इस विश्लेषण के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।